दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार सीधे न्यूयॉर्क से मैं हूं श्वेता सिंह। आज खबरदार में हम उस आवाज का विश्लेषण करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच से गूंजती हुई पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है जैसे उसके कानों में किसी ने खौलता पानी डाल दिया है। सुषमा स्वराज ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक एक बात का जवाब दिया, जिस तरीके से आतंक पे हर मोर्चे पे पाकिस्तान को घेर लिया, पाकिस्तान के पास इनमें से किसी भी बात का कोई जवाब नहीं होने वाला है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया सुषमा स्वराज ने कि पाकिस्तान का साथ देकर, पाकिस्तान की इन हरकतों को नजरअंदाज करके कहीं वो अपना भविष्य तो खतरे में नहीं डाल रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं सुषमा स्वराज के इस भाषण की हाइलाइट्स। आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है, क्योंकि वो निर्दोष लोगों को निशाना बनाता है, बेगुनाहों को मारता है। वो किसी व्यक्ति या देश का नहीं बल्कि मानवता का अपराधी है। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। अगर वो ये एतराफ किया, इस्लामाबाद वाले खामोश रहे, नोटिस लेना चाहिए था, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देके आज जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज इस मकाम पे खड़ा है कि सिर्फ इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, और वो खुद क्या कर रहे हैं वहाँ। मैं कह सकती हूँ यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। मेरे सामने मेरे अब्बू जान को लेकर गए और बहुत मारा था उन्होंने, बिल्कुल गन्स के साथ के उनके सर पर भी मारा था, इस तरह बिल्कुल बहुत ज्यादा मारा था। कभी ईद की शुभकामनाएं, कभी क्रिकेट की शुभकामनाएं, कभी स्वास्थ्य के हाल का कुशलक्षेम। हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था। लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली। मैं पूछना चाहती हूँ, हम शर्तें लगा रहे हैं या आप दूसरी नीयत दिखा रहे हैं? बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास। मैं जियामगल गांव का रहने वाला हूँ, तहसील मेरी रायवीन है और जिला लाहौर पाकिस्तान का हूँ। उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये सीमा पार से आतंकवादी आया है, लिखित में सबूत है। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके, इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है, तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। हमें पुराने समीकरण तोड़ने होंगे, अपनी पसंदगियां नापसंदगियां एक तरफ रखनी होंगी, मोह त्यागने होंगे, एहसानों को भूलना होगा और एक दृढ़ निश्चय के साथ इकट्ठे होकर इस आतंकवाद का सामना करने की रणनीति बनानी होगी। ये काम हो सकता है और ये काम हमें करना है। नहीं करेंगे
तो हमारी आने वाली संततियां हमें माफ नहीं करेंगी। हाँ, यदि कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। सुषमा स्वराज का यह भाषण हिंदी में था। तकरीबन 20 मिनट तक वो बोली और हर एक मुद्दे पर जमकर बोली। उनके भाषण में सीधे तौर पर नवाज शरीफ के उस भाषण की याद आती है जो पिछले हफ्ते उन्होंने दी थी। लड़खड़ाती जुबान, एक के बाद एक झूठ, और स्पष्ट तौर पर एक ऐसा नेता जो अपनी बातों को लेकर ही साफ नहीं था, अपनी बातों को लेकर ही स्पष्ट नहीं था। ऐसे में भारत की विदेश मंत्री ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जो पाकिस्तान को भी दिखाती है और पूरी दुनिया को भी दिखाती है कि एक विश्व नेता कैसा होता है। This indigenous uprising of the Kashmiris have been met as usual with brutal repression by India's occupation force of over 500,000 soldiers. Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. 21 तारीख को इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के संबंध में 2 बातें कही जिनका जवाब देना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूँ यहाँ जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। एक तरफ अंग्रेजी में भाषण पढ़ते और लड़खड़ाते नवाज शरीफ, दूसरी तरफ हिंदी में पूरी दृढ़ता के साथ जवाब देती सुषमा स्वराज और उनके जवाब के साथ बजती तालियां। आज सुषमा स्वराज ने नवाज शरीफ के साथ पूरे पाकिस्तान के कानों में खौलते शब्द डाले। बड़ा उल्लंघन है कि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। सुषमा ने आज नवाज शरीफ की एक एक बात का जवाब दिया और ये ऐसा जवाब था जिससे पाकिस्तान को उसकी सही हैसियत पता चल गई होगी। कश्मीर पर जो नवाज शरीफ ने यूएन में नौटंकी की है उसका जवाब दिया है सुषमा स्वराज ने। The young leader murdered by Indian forces has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old. अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके या इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा, इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। सुषमा स्वराज ने साफ साफ पाकिस्तान को कह दिया है कि वो कश्मीर के ख्वाब देखना छोड़ दे। नवाज शरीफ ने यूएन के मंच से ये सफेद झूठ बोला कि पाकिस्तान आतंक से लड़ रहा है। आज सुषमा स्वराज ने जवाब दिया कि जो देश आतंकियों की रैली करवाते हैं उसे दुनिया को पहचान लेना होगा। My country has been the principal victim of terrorism, including that supported, sponsored and financed from abroad. We will not allow externally sponsored terrorism and threats of destabilization to cause turbulence in Pakistan. और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज नवाज शरीफ की उस बात का भी जवाब सुषमा स्वराज ने दिया जिसमें नवाज यूएन के मंच से परमाणु बम की याद दिलाकर शांति के प्रवचन दे रहे थे। Pakistan wants peace with India. We have gone the extra mile to achieve this, repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. But India has posed unacceptable preconditions to engage in a dialogue. सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी
कि शर्तों के आधार पर नहीं, मित्रता के आधार पर हमने पाकिस्तान के साथ सारे के सारे विवाद सुलझाने की पहल की थी। हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था। लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली। मैं पूछना चाहती हूं, हम शर्तें लगा रहे हैं या आप दूसरी नीयत दिखा रहे हैं? बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास। आज आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को सुषमा स्वराज ने भारत का क्लियर मैसेज दे दिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान अगर आतंक की सप्लाई करता रहेगा तो उसे दुनिया से अलग करना पड़ेगा। हमें पुराने समीकरण तोड़ने होंगे, अपनी पसंदगियां नापसंदगियां एक तरफ रखनी होंगी, मोह त्यागने होंगे, एहसानों को भूलना होगा और एक दृढ़ निश्चय के साथ इकट्ठे होकर इस आतंकवाद का सामना करने की रणनीति बनानी होगी। ये काम हो सकता है और ये काम हमें करना है। नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली संततियां हमें माफ नहीं करेंगी। हाँ, यदि कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। ये फर्क है एक वर्ल्ड के लीडर देश की सोच का और आतंक के लीडर देश की सोच का। सुषमा स्वराज के एक एक शब्द पाकिस्तान के लिए खौलते पानी की तरह है। उसका मुकाबला दृढ़ संकल्प से करें और अपने। न्यूयॉर्क से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सुषमा स्वराज ने आज विश्व के मंच से दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात कही है। ये कसम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही खा ली थी। लेकिन सबसे अहम जो अब निकल कर आ रहा है वो ये कि पानी को हथियार पाकिस्तान के खिलाफ कैसे बनाया जाए। सिंधु जल समझौते को लेकर जो बैठक हुई उसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं और इसीलिए अब ये देखना होगा कि क्या इस समझौते को तोड़े बिना भारत पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा सकता है। ये कोई इतना आसान भी नहीं है जिस अंदाज से वहां से बात की जा रही है। आप बेफिक्र रहें, इस वक्त दुनिया में कोई जंगल का कानून नहीं है। दुनिया एक कानून और ज़ाब्ते के तहत चल रही है। तो उनकी ख्वाहिशें तो बहुत कुछ होंगी, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इस गीदड़ भपी को हम सीरियसली लें। ये पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान हैं। पानी की धमकी को हवा में उड़ा रहे हैं, लेकिन जान सूख रही है ये साफ साफ जानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सिंधु जल समझौते की समीक्षा की जिसकी वजह से पिछले 56 साल से भारत की नदियों के पानी पर आधे से ज्यादा पाकिस्तान पल रहा है। जल संसाधन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिखाई और ये बताया कि कैसे हम बिना समझौता तोड़े हुए भी पाकिस्तान की जान सुखा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अब भारत सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगा। चिनाब नदी पर 3 डैम पर रुके हुए काम को भारत तेज रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। इसमें अनंतनाग से बारामूला का तुलबुल प्रोजेक्ट भी शामिल है जो वर्ष 1987 से अटका है। सिंधु जल बंटवारे पर 56 वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच 112 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अब तभी मीटिंग होगी जब माहौल आतंकवाद से मुक्त होगा। देखिए, वाटर वॉर तो पाकिस्तान ने ही शुरू किया है। पाकिस्तान ही जो हमने जब भी चाहा है कि किसी तरह से भी हम जम्मू कश्मीर के अंदर कोई डैम बनाए या कुछ बनाए तो हम हमेशा आर्बिट्रेशन के लिए गया है। पाकिस्तान ने उसके बाद एक बहुत तंग सोच रखी है और उन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासत को डेवलप होने ही नहीं दिया है। सिंधु, झेलम, चिनाब के पानी का 80.52% पाकिस्तान को और 19.48% भारत को मिलता है। सिंधु, झेलम, चिनाब नदी में अपने हिस्से का पानी भी भारत पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, क्योंकि इन नदियों पर सामान्य बांध बनाने की भारत की कोशिशों पर पाकिस्तान ने अड़ंगे लगाए। इसकी वजह से भारत इन नदियों में सिर्फ 3 ऑफ रिवर वाले ऐसे डैम ही बना सकता है जिससे पानी के बहाव में कमी न आए। भारत अब सिंधु जल समझौते में पाकिस्तान के खिलाफ अपने बंधे हाथ खोलने का पूरा मूड बना चुका है। ईस्टर्न रिवर्स है जिनका पानी हमको दिया है 100% यूजेज, उसका भी पानी काफ़ी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में जाता है, कम से कम 8 से 10%। उसको भी हम पूरी तरीके से नहीं रोक पाए। अभी समय आ गया है कि वो पानी का एक बूंद भी पाकिस्तान में ना जाए।
जो उस ट्रीटी के मुताबिक हमारा हक बनता है उसका 100% इस्तेमाल किया जाए। अब ये वाकई समझ से बाहर है कि पाकिस्तान आतंकवाद की सप्लाई करे और भारत बदले में पानी की सप्लाई करे। पानी को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम भारत अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल तो कर ही सकता है। अभी हाल क्या है ये हम आपको बताते हैं। भारत इन नदियों के पानी से 18,600 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन अभी सिर्फ 6 गुना कम यानी 3,034 मेगावाट बिजली ही बनाई जा रही है। सिंधु जल समझौते के तहत पानी से भारत को 13,40,000 एकड़ जमीन पर सिंचाई की अनुमति है, लेकिन अभी भारत सिंधु झेलम चिनाब के पानी से सिर्फ 6,42,477 एकड़ जमीन पर ही सिंचाई कर पाता है। समझौते के तहत भारत को 36 लाख एकड़ फीट वाटर स्टोरेज का अधिकार है, लेकिन ये पानी भी पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। अकेले जम्मू कश्मीर को सिंधु जल समझौते की वजह से हर वर्ष 65,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्क्रैप करती है, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दम रखे, मोदी जी इस वक्त दिखाए हौसला, उनको ये ट्रीटी स्क्रैप करनी चाहिए। बाद में देखी जाएगी कैसे क्या होता है। जो ट्रीटीज होती है वो ट्रीटीज रिव्यू हुई है। पाकिस्तान के लिए पानी वाला हथियार कैसे युद्ध के हथियार से भी तेज हो सकता है ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पर एक एक बूंद पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। पाकिस्तान दुनिया के सिंगल बेसिन वाले देशों में सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का पूरा आधार ही पानी पर टिका है। ये पानी भी ज्यादा भारत से होकर जाने वाली नदियों से उसे मिलता है। सिंधु, चिनाब, झेलम के पानी पर पाकिस्तान की 90% खेती टिकी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 20% खेती का हिस्सा होता है। जानकार बताते हैं कि 2025 तक पाकिस्तान में पानी का भयानक संकट आ जाएगा। जाहिर है कि पाकिस्तान कितना भी जता ले, लेकिन पानी वाली धमकी को हल्के में नहीं ले सकता। ये उसके पसीना निकाल देने वाला वो हथियार है जिसकी धार बहुत तेज है। 1960 में जब ये समझौता हुआ था तो ये माना जा रहा है कि भारत के हितों को उस वक्त नजरअंदाज किया गया था। इसी को देखते हुए यह मीटिंग बुलाई गई। इससे पहले जल संसाधन मंत्रालय ने भी कई दौर की ऐसी बैठकें की और इस समझौते को रिव्यू किया। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। खबरदार में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास। ये खबर पाकिस्तान को बेचैन कर देगी। संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में जिस तरीके से यहां भाषण दिया है, उससे इतना साफ है कि आतंक के मुद्दे पर दुनिया को पाकिस्तान का सच दिखाने की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ यह भाषण हुआ है और दूसरी तरफ भारत और अमेरिका की सेनाएं संयुक्त अभ्यास कर रही हैं आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। दरअसल हाल ही में दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है, उसके बाद यह अभ्यास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रानीखेत में यह अभ्यास चल रहा है और इसमें स्पष्ट तौर पर यह देखा जा रहा है कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये दोनों सेनाएं किस तरीके से हाथ मिला सकती हैं। आज तक ने इसका पूरा जायजा लिया है। We have learned during the last 2 weeks, and it will involve the joint Indo-US company carrying out a raid on a terrorist hideout. दुनिया के दो बड़े देश भारत और अमेरिका की सेनाएं एक साथ, लेकिन दुश्मन एक, आतंकवाद और आतंकवादी, उनसे निपटने की रणनीति को लेकर भारत और अमेरिका की सेनाएं इस वक्त रानीखेत में एक ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, जिसमें जमीनी सेना के अलावा आसमान से हेलीकॉप्टर और यूएई की मदद से दुश्मन पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। चीन सरहद के बेहद नजदीक रानीखेत में भारत और अमेरिका के 225 सैनिक पहाड़ों और जंगलों के बीच आतंकवादियों पर हमला करने का अभ्यास कर रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में खासतौर से पहाड़ और जंगल के इलाके में हर कदम पर खतरा होता है, खासतौर से चाहे आईडी ब्लास्ट की बात की जाए या फिर इस तरह के ट्रैप की बात की जाए। किसी गड्ढे में ऊपर से ढकने के बाद इस तरह से नुकीले जो लकड़ी या लोहे के हथियार हैं वो लगाकर इस तरह से जवानों को
घायल किया जा सकता है, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इस तरह से हर खतरे को निपटना होता है, खासतौर से इस जंगल और पहाड़ के इलाकों में। और इस वक्त भारत और अमेरिकी की जो सेनाएं हैं वो इस तरह के ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि दोनों देश इस वक्त आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहे हैं। साझा युद्धाभ्यास के दौरान चौबटिया इलाके में पहाड़ी और जंगल में युद्ध जैसे हालात तैयार किए गए और फिर एक घर में छिपे आतंकियों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ। सबसे पहले घर को चारों तरफ से घेरा गया। भारत और अमेरिका के सैनिक अपनी अपनी पोजीशन में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डेटोनेटर लगाकर घर का दरवाजा तोड़ा जाता है। इसके बाद घर के अंदर से गोलीबारी की तेज आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। इस वक्त भारत और अमेरिकी के जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन के जरिए इस घर को घेरा है और अंदर ब्लास्ट के जरिए दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर गए हैं और अंदर जिन लोगों को बंधक बनाया है उनको छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक लाइव डेमो ऑपरेशन है। घर में छिपे आतंकियों को मार गिराया गया और घर में बंधक बनाए गए लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया गया, यानी ऑपरेशन सक्सेसफुल। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इस यूएवी ने खास भूमिका निभाई। ये यूएवी सीमाओं पर भी दुश्मन की गतिविधियों पर ऐसे ही नजर रखता है। यहाँ पर इस वक्त रानीखेत में भी जो भारत और अमेरिकी की सेनाएं आतंक के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही हैं, उसमें भी इस तरह के यूएवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसकी खासियत यह है कि काफ़ी बड़े इलाके में 4 से 5 किलोमीटर अगर इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है तो उनकी हर हरकत पर काफ़ी ऊंचाई से नज़र रखी जा सकती है और एक लाइव रिकॉर्डिंग जो आर्मी कमांडर है, जो ऑपरेशन कमांडर है, उस तक पहुंच सकती है। और ऐसे में दुश्मन की किसी भी हरकत पर नज़र रखते हुए उसे आसानी से घेरा जा सकता है। इस रूम इंटरवेंशन ड्रिल के दौरान हमने क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया। इस क्वाडकॉप्टर को इस्तेमाल करने का पर्पस इससे विजुअल फीड लेने का है। इससे जो भी हमें विजुअल फीड मिलता है वो विजुअल फीड हमें फ्यूचर में ऑपरेशंस को चेंज करना या किसी भी अनफोरसीन सिचुएशंस जो कि हमने कभी देखी नहीं और आ सकती है, उस सिचुएशंस को कैटर करने के लिए, प्लान करने के लिए और ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। घर में घुसे आतंकवादी को ठिकाने लगाने के बाद भारत और अमेरिका के जवान अपने दूसरे मिशन पर निकल पड़े। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आगे आईईडी ब्लास्ट हुआ था। ऐसा अक्सर आतंकवादी जंगलों में सुरक्षा बलों को मारने के लिए करते हैं। भारतीय सेना के जवान को लंबे समय से हाईटेक सोल्जर में तब्दील करने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कई ऐसे हथियार हैं, उपकरण हैं जो भारतीय सेना के जवानों के पास नहीं हैं। चाहे राइफल की बात की जाए या फिर नाइट विजन डिवाइसेस की बात की जाए। इस वक्त हमारे साथ एक अमेरिकी सेना के जवान हैं, डेरेल। उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनके पास जो हाईटेक उपकरण है। कैन यू टेल मी अबाउट दिस इक्विपमेंट, योर वेपनरी, योर Absolutely. So this is an M249 squad automatic weapon. Can be fired from a belt or magazine, and we have an optic so that it helps us reach out for longer ranges and stuff like that. And we have a laser to help us aim at night with our night vision devices. युद्धाभ्यास के दौरान एक गांव में घुसे आतंकवादियों की तलाश और एनकाउंटर का मिशन शुरू हुआ। भारत और अमेरिका के कमांडोज ने गांव के 7 घरों की घेराबंदी की। जवान एक घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आतंकवादियों ने धावा बोल दिया। भारत और अमेरिकी सेनाएं इस वक्त रानीखेत के चौबटिया गांव में आतंकवाद के खिलाफ एक ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, एक अभ्यास कर रही हैं किस तरह से गांव के अंदर अगर आतंकी घुस जाएं तो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन के जरिए उनको गांव से निकाला जाए और जो गांव के लोग हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनको नुकसान न पहुंचे। और इस तरह का ऑपरेशन काफ़ी बेहद मुश्किल हो सकता है, जिस तरह के हालात देख सकते हैं जंगल और गाँव के इलाके में। घर में छिपे 2 आतंकियों को जवानों ने मार गिराया, लेकिन गांव में अभी और आतंकी मौजूद हैं। सेना उनकी तलाश कर रही है। इस वक्त गांव के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर सेना के जवान, अमेरिकी और भारतीय सेना के जवान जो आतंकी घरों में छिपे हैं उनकी तलाशी कर रहे हैं। गांव वालों की मदद इस वक्त ली जा रही है, लेकिन
देख सकते हैं इसी तरह के हालात कश्मीर में देखने को मिलते हैं, जहां पर गांव वालों का विरोध होता है, खासतौर से जो आतंकियों के जो शुभचिंतक हैं, जो आतंकियों के साथ जुड़े रहते हैं, वो इस तरह से विरोध प्रदर्शन पर उतर आते हैं और इस तरह के हालात से ना लगातार कश्मीर में झेल रही है। जवान आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, तभी दो आतंकवादी भागने की कोशिश करते हैं। घास में हथियार छिपाकर भाग रहे दोनों आतंकियों को कमांडो सरेंडर के लिए ललकारते हैं, लेकिन आतंकी फायरिंग शुरू कर देते हैं और फिर जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मार गिराए जाते हैं। इस एक्सरसाइज युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया है और हमें युद्धाभ्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका था जिसमें हम एक दूसरे से सीख सकते थे। भारतीय सैनिकों के पास कश्मीर के जटिल हालात से निपटने का अनुभव है, जबकि अमेरिकी सैनिकों के पास इराक और अफगानिस्तान का। भारत और अमेरिका की सेनाएं 2004 से हर साल इसी तरह साझा युद्धाभ्यास करती आ रही हैं। इस बार का अभ्यास खास है क्योंकि दोनों सेनाएं मिलकर उग्रवादियों की घुसपैठ और आतंकवाद से मुकाबले के लिए एक साथ लड़ने का अभ्यास कर रही हैं। ये पहली बार है अमेरिका किस प्रकार की टेक्निक्स को दर्शाना चाहता है, किस प्रकार के नए इक्विपमेंट को दिखाना चाहता है, इसके बारे में किसी प्रकार का जिक्र ना अमेरिका कर रहा है ना हिंदुस्तान कर रहा है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। भारत और अमेरिका की सेनाओं का ये युद्धाभ्यास बेहद मायने रखता है ताकि वक्त पड़ने पर इसी तरह दुश्मन को साथ मिलाकर जवाब दिया जा सके। अमेरिकी सेना की इस टुकड़ी में कई ऐसे सैनिक हैं जो अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा ले चुके हैं और हाल में दोनों देशों के बीच सामरिक समझौता होने के बाद इस बात की संभावना है कि दोनों देशों के बीच इस तरह के ज्वाइंट ऑपरेशन बढ़ेंगे। खासतौर से फिर बात कश्मीर की जाए या फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, अब इस बात की संभावना लगातार बढ़ रही है कि दोनों सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कई मोर्चों पर साथ मुकाबला करेंगी। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ मंजित नेगी, रानीखेत, आज तक।